डॉक्टर हेमशंकर जी दादी साहब का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। महाविद्यालय के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के डीन प्रोफेसर गजेंद्र माथुर साहब सादर निवेदन है कि आप आसन ग्रहण करें। श्री राव अजातशत्रु साहब का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसी क्रम में कवि श्री सुरेश जी अलवेला का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं श्रीमती श्वेता सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मंच को सुशोभित करने के क्रम में श्रीमान अर्जुन जी अल्हड़ का भी स्वागत और अभिनंदन। साथ ही दीपक पारिक जी और कवि हृदय सम्राट विनोद पाल जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो सर्वविदित है कि मनीषी पंडित नागर साहब की इस पावन धरा पर अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आज इस पावन धरा पर आगाज होने जा रहा है, जो कि इस विश्वविद्यालय के गौरव का क्षण है। अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन में आज इस मेवाड़ की पावन धरा पर कार्यक्रम में जो होने जा रहा है, एक बार पुनः विभिन्न विभागों से पधारे हुए समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, अतिथि देव तुल्य होते हैं, और अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करना हमारे लिए एक गौरव का क्षण होता है। आज में हमारे देश में सर्वप्रथम में श्रीमान मोहन जी गोजर साहब कुल प्रमुख जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर कर्नल एस.एस. सारादेव साहब से निवेदन करता हूं कि आप स्वागत की अगली कड़ी में हमारे विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले परम श्रद्धेय और जिनके निर्देशन में हमारा विश्वविद्यालय निरंतर गगन की तरफ छा रहा है, प्रोफेसर कर्नल एस.एस. सारादेव साहब के स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं प्रोफेसर मंजू मांडोत मैडम को सादर से सम्मान आमंत्रित करता हूं कि आप श्री पधारें। स्वागत विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय डॉक्टर हेमशंकर जी दादी साहब के स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी राजोला साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और उनको स्वागत की कड़ी में स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के डीन डायरेक्टर प्रोफेसर गजेंद्र जी माथुर साहब के स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं श्रीमान डॉक्टर चंद्रशेखर जी द्विवेदी सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें, उनको साथ स्वागत और अभिनंदन। आज बहुत ही बड़ा हर्ष और गौरव का क्षण है कि मनीषी पंडित नागर साहब की इस पावन धरा पर बड़ा ही अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन होने जा रहा है। स्वागत की अगली कड़ी में सुरेश जी अलवेड़ा के स्वागत और अभिनंदन करने के लिए एक बार पुनः मैं कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि उनको भी उपहार और माला पहनकर उनका स्वागत और अभिनंदन करावें। साथ स्वागत और अभिनंदन का स्वागत और अभिनंदन करावें। जोरदार ताली के साथ स्वागत और अभिनंदन। हास्य कवि श्रीमान दीपक जी पारिक साहब के स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं एक बार पुनः सर से निवेदन करता हूं कि उनको भी माला उपहार पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करावें। इस मेवाड़ की धरा पर आप समस्त हास्य कवियों का अगली कड़ी में मेवाड़ और जन के लाडले और उदयपुर जिलों की धरती के पुत्र श्री राव अजातशत्रु साहब के स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं एक बार पुनः कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि आप श्री उनको माला उपहार पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार ताली के साथ स्वागत और अभिनंदन। हास्य जीवन का रंग है, हास्य से ही जीवन चलता है।
कवि और कवयित्रियों में श्रीयुत राज आजाद शत्रु सिंह, श्रीमान सुरेश जी अलबेला साहब कोटा से हैं, श्वेता सिंह जी, अर्जुन अहलड़ साहब, दीपक पारिक साहब, विनोद पाल और हमारे बीच अपने श्रीयुत DL गुजर साहब, हमारे रजिस्ट्रार हेमशंकर जी दादीज, इस संस्थान के डायरेक्टर डीन डॉक्टर गजेंद्र माथुर साहब, यहाँ उपस्थित सभी विश्वविद्यालय की अधिकृतियाँ, डीन, डायरेक्टर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक सभी कार्यकर्ताएं, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत ही एक सुखद संदेश है कि बहुत लंबे समय बाद एक ऐसा दौर निकला जिसमें हम सभी आहत हो रहे थे, निराश हो रहे थे और निराशा में किस तरह से हम आशा की ओर जाएं। ऐसे में इस तरह के आयोजन, काव्य पाठ, हास्य काव्य पाठ और जो हमारे एक भारतीय परंपरा है कि हम अपने आप में किस तरह से खुशी से आह्लादित हों, मेरे ख्याल से इससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ तरीका हो नहीं सकता था। हम कवि हैं, आपने अपने अमूल्य समय निकाला, आपकी अपनी अमूल्य रचनाएं हैं। मैं आप सभी को विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ, साथ ही श्रोताओं को भी मैं नमन करता हूँ। भारतीय संस्कृति सभी दर्शन, विचार, मत, संप्रदाय अपनी खुली सांस लेते हैं। यह उपस्थित सभी कवि कवयित्री अपने अपने विचार स्वतंत्र रखते हैं, वो अपने आप में एक मुक्त हैं और मुक्त होने भी चाहिए। लेकिन हम सभी का दायित्व होता है कि जो आज यहाँ काव्य पाठ होगा, उस कविताओं को हम गहराई से अंगीकार करें। समाज और शासन में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या सुधार की गुंजाइश है, इन सभी को कवि लोग अपने आप ही बातों बातों में सहजता के साथ समाज के सामने एक विचार प्रस्तुत करते हैं। और जिस तरह से हम कोरोना काल से गुजरे हैं, हमें निश्चय ही ये काव्य पाठ बहुत ही, इनकी जो रचनाएं हैं उनसे हमें प्रेरणा मिलेगी और साथ ही हम सभी एक सकारात्मक सोच के लिए बाध्य होंगे। और आशा करता हूँ कि सकारात्मक सोच को आप वर्ष पर्यंत बनाए रखें और अगले वर्ष हम इसी तरह से वर्ष के दौरान और काव्य पाठ कराएंगे। एक्चुअली मैं अपने उद्बोधन में इमरजेंस फ्रॉम इमरजेंसी की बात कर रहा था, मतलब विपत्ति से किस तरह से मुक्ति की ओर जाए। तो यही बात क्या हुई कि यही तो है, मतलब जो नेचर होती है वो इसी तरह से परेशानी देती है। तो किस तरह से कोरोना काल में विपत्ति से मुक्ति की ओर आए, तो ये बात आज हम बहुत अच्छे से देखेंगे। क्योंकि अब इस हर चीज आपको रिवाइव करने की जरूरत है, रिड्यूस करने की जरूरत है, रिसाइकिल करने की जरूरत है। आपकी सृजनता, आपकी रचना धर्मी, ये सभी हम आज सुनेंगे। आप सभी सरस्वती पुत्रों को एक बार पुनः नमन, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, जय हिंद। इस सम्मेलन में उपस्थित हमारे युवा कुलपति परम आदरणीय प्रोफेसर SS आनंददेव साहब, सभी विद्वान, सरस्वती पुत्र, कवि, कवित्री, सभी सामने विराजमान मेरे
विभागाध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सभी आपसे भी निवेदन करता हूँ कि हम कोई भाषण का टाइम नहीं है, आप इनको सुनने के लिए आए हैं, तो मैं जो है आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो चीज़ें सुना है अपने को ज्ञान की बातें हैं आप सुने। मैं पुनः स्वागत करता हूँ। जय। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। इस शानदार परिसर में जितने कविता के रसिक श्रोता बैठे, मैं आपके सबके हृदय में विराजे हुए उस भाष्य के देवता को प्रणाम करता हूँ। हंसना, मुस्कुराना, यकीन मानिए आपने कभी जीवन में किसी गधे को नहीं देखा, लेकिन एक बात तय है कि ये माइक, इसका साउंड में पहले भी चेक करके गया हूँ, पीछे तक स्पीकर लगे हुए हैं। कल हम एक ऐसे छोटे से कवि सम्मेलन में फंस गए थे, सांप भी वहां फंस गए थे, तो वहां पे सांप तो कम बोलते, हमको तो गले से कमाना होता है, तो हमारा गले का भला हो गया। लेकिन आज इस माइक के साथ में जो स्थितियां हैं, मुझे मेरे गले को बिल्कुल कष्ट नहीं है, कवियों को सूचना पहुंचेगा। माइक बहुत अच्छा है, बस आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना। और संचालक आज के बहुत अच्छे संचालक, जैसे ही संचालक ने अर्जुन अल्हड़ से को सबसे पहले बुलवाया और उसके बाद में हमारे प्यारे भाई लाफ्टर चैंपियन सुरेश अलवेला को आमंत्रित किया, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। लेकिन ठीक उसके बाद में संचालक महोदय ने वीसी साहब को पहले बुलाया और बाद में भंवर जी को बुलाया, तो मुझे लगा मामला बैलेंस हो गया। तो इसलिए देखिए, ये तो प्यारे भाई हैं हमारे, संचालन करना बहुत कठिन काम है। मैं तो भैया एक बार एक कवि सम्मेलन के संचालन में फंस गया, शुरू में प्रारंभ में, तो आयोजकों ने कहा आज एक संस्कृत का कवि भी कविता पाठ करेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, संस्कृत भाषाओं की माँ है, इसका विस्तार होना चाहिए। आयोजक बोले ऐसा कुछ नहीं है, आपको संस्कृत की कविताओं का हिंदी में अनुवाद करना है। अच्छा, मैं हमेशा संस्कृत में सप्लीमेंट्री से पास हुआ, अपने को नहीं आती। मैंने कहा पब्लिक को आती है क्या? बोले पब्लिक को तो बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा फिर क्या संकट है, कर दूंगा अनुवाद। कवि आया, कवि ने आते ही पंक्ति पढ़ी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। ललित जो परिवार के साथ में सुना जाए ऐसा हास्य, वो विद्यापीठ तो अपना परिवार है। यहाँ पे कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो विद्या की तरफ पीठ करके बैठता हो, इसलिए विद्यापीठ। और मेरा तो सौभाग्य है, वो बाल कवि के रूप में कर्नल साहब, मैंने जनार्दन राय नागर जी के समक्ष कविता पाठ किया है। मंच शायद जाने न जाने, ये पीछे जो एक तस्वीर लगी हुई है, पंडित जनार्दन राय नागर जी की तस्वीर। आज की तारीख में राजनीति किसने अधियारों के काम कर ले, तिमिर के बीच में अंधेरी सुरंग से रोशनी कैसे निकाली जाती है, वो एक ही पंक्ति कवि हृदय कहता है, नीतियों को नोच नोच खा ही लिया, लेखनी वो आपकी शर्म नहीं बेचेंगे। और अगली पंक्ति पे आपकी शायद तालियां उठेगी। तो हमारे संस्थान के संस्थापक पंडित जनार्दन राय नागर जी युग के वो कबीर थे जो चले गए, लेकिन अपने सपनों का संस्थान अगर वो आज ऊपर बैठ के देखते होंगे तो ये कहते होंगे कि मेरे असली मानस पुत्र ये हैं जो चला रहे हैं। आगे ऐसा करके हमने अपने मूल भारतीय होने का प्रमाण दिया। हमारे यहाँ कई बार सरकारी कार्यालयों में बाबू दफ्तर लेट जाते हैं और जाते ही लेट जाते हैं। आप थोड़ा जानते रहिएगा, दिमाग की खिड़कियां खुली रखिएगा। आगे की उपस्थिति है, मैं क्या कहूँ, महाप्राण निराला की सरस्वती वंदना हमने सुन ली है और उनकी सरस्वती वंदना के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, किंतु मैं इस मंच की पुत्री जो बड़ौदा से हमारे बीच में आई है, श्वेता सिंह, उनसे अनुरोध करूंगा वे आए और माँ की वंदना करें। एक बार आप अपनी बची कुछ सारी तालियां समेट करके मंच तक पहुंचा दीजिए श्वेता सिंह।
माँ शारदे को नमन करती हूँ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की संस्कारी नगरी वडोदरा से पूरे गुजरात का प्रतिनिधित्व करती हुई मैं आप सभी के समक्ष आपके आंगन में खड़ी हूँ। आप सभी को प्रणाम कर रही हूँ, तहे दिल से प्रणाम कर रही हूँ, स्वीकार कीजिए। जैसा कि माँ शारदे के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए मुझे आदेशित किया गया है, तो मैं सीधा ही माँ की वंदना पढ़ रही हूँ। आप सभी का मन मिलेगा तो वंदना और भी सुंदर हो जाएगी। सुनिए। तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे, माँ दे दे आशीष कर उपकार शारदे। तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे। नव शब्द शिल्प नव 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 यति गति रे, ज्ञान का प्रकाश भर मुझको सुमति दे। जिह्वा पे हो जा तू सवार शारदे, माँ जिह्वा पे हो जा तू सवार शारदे। तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे। शब्द शब्द में तो मैया भाव रस भर दे, कंठ में विराज के मधुर स्वर कर दे। निकले अधरों से गीत धार शारदे, माँ निकले अधरों से गीत धार शारदे। तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे। कालिदास पे भी मैया तेरी कृपा बरसी, तेरी ही कृपा से हुए सूर और तुलसी। मेरी भी लगा दे नैया पार शारदे, माँ मेरी भी लगा दे नैया पार शारदे। तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे। बहुत बहुत शुक्रिया। उसका नाम है अर्जुन, और अर्जुन अगर चाहे तो कब मछली की आंख में तीर कैसे लगाना है वो जानता है, चिड़िया की आंख में तीर कैसे लगाना है वो जानता है। तो आओ अर्जुन, कवि सम्मेलन के इस द्वार को खोलो और पहले कवि के लिए एक बार आप घनघोर तालियां बजा दीजिए। अर्जुन अधर कोटा से। जैसे कोरोना वायरस हिंदुस्तान में नहीं लेके आया हूँ। ताली बजाओ उदयपुर के मस्त लोगों। और आप टेंशन बिल्कुल मत लेना भाई साहब, क्योंकि कोरोना यदि है तो आज इस मंच पर वैक्सीन की एक डोज उपलब्ध भी है। अब बजट थोड़ा कम था तो दूसरी डोज भी यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। आज भाई साहब का बड़ा अच्छा, कल इनका फोन आया, बोले उदयपुर कवि सम्मेलन में आ जाओगे क्या? मैंने कहा आ जाऊंगा भाई साहब। बोले फिर बताओ क्या व्यवस्थाएं करनी है? अरे मैंने कहा भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, आपको कोरोना के बाद पहली बार इतने उदयपुर वासियों के प्यारे प्यारे चेहरे जिनका दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं कि नहीं कार्यक्रम के बाद में माथा फोड़ी हो मुझे अच्छा नहीं लगता, पहले ही बता दो। अरे मैंने कहा भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, आप तो विनोद पाल जी को जो दे रहे हो उससे 2000 कम दे देना। बोले फिर किराया साथ में लेके आना, उनको 2000 ही पकड़ा रहे हैं। तो ये आनंद का काम है। पहला कवि मंच पर, ठीक है भाई साहब 2 साल बाद हमारी आवाज निकल रही है तो आप अपने हिसाब से सेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्योंकि देखो घर पे तो हमारी आवाज निकल नहीं पाती है, थोड़ी बहुत जो निकल रही है वो यहीं पे निकल रही है। 4 पंक्तियों में भगवती के चरणों में निवेदन करता हूँ, मंच का पहला कवि होने के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए निवेदन करता हूँ, सुनिएगा।
माँ रसहीन तुझे बिन मेरी जिंदगानी है। मुनियों ने मानी माता गुनियों ने जानी तुझे, अलड़ने लेखनी में महिमा बखानी है। तो शब्द ज्ञान के भंडार कामा खोल द्वार, आज उदयपुर वालों को मुझे कविता सुनानी है। शब्द ज्ञान के भंडार कामा खोल द्वार, उदयपुर वालों को मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या है कि देखो कोरोना के बाद पहला प्रोग्राम हो रहा है, तो आप भी क्या है कि थोड़ा तालियां कम बजा रहे हो। आप तालियां बजाओगे तो हमें उत्साह मिलेगा, हमारा आत्मविश्वास जागृत होगा। क्योंकि इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है उदयपुर वालों के हाथों में जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से, तो अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक दोनों हाथ आकाश की फिजाओं में लहराते हुए तालियां बजाइए। सल्लू को अनुष्का से ज्यादा यश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन आपकी तालियां कम मिली। मैं एक प्रयास और करता हूं, और जो मेरे हीरो हैं मैं उनका नाम लेता हूं। आपके मन में उनके प्रति कोई श्रद्धा हो तो इससे डबल तालियां मैं देखना चाहता हूं। देश में किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, निवेदन करता हूं कि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा भेष पसंद है, गुजर को गाय से ज्यादा भेष पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा यश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद है। कोरोना के बाद भाई साहब पहला प्रोग्राम 1.5-2 साल बाद पढ़ने का अवसर मिल रहा है। कोरोना ने लाख तनाव दिया साहब, लाख पैनिक किया, लेकिन एक बात, 2 बातें बड़ी अच्छी हुई। आपका समर्थन मिले तो मैं निवेदन करता हूं, कोरोना ने बहुत दुख दिया, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात हिंदुस्तान वालों के लिए यह है कि सदियों से प्रभु श्री राम जो त्रिपाल में बैठे हुए थे, उनको सुंदर सा भव्य मंदिर मिल रहा है। यह बड़ी उपलब्धि है इस कोरोना काल की। और अजय भाई साहब दूसरी उपलब्धि यह है कि छोरे छोरी बिना परीक्षा के पास हो गए भाई साहब। हाँ भाई साहब 80-80%। जिस अच्छा चलो जो कुशाग्र बुद्धि, शार्प माइंड है, ब्रिलियंट माइंड है, उनकी बात अलग है, लेकिन ऐसे ढेपे जिनकी 3 साल की परसेंटेज टोटल जोड़ो तो 80% बने, वो भी भाई साहब 80% पास है। अच्छा मैंने एक छोटे से पूछा आजाद भाई साहब, मैंने कहा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो बोला 1 क्लास। अरे मैंने कहा क्लास में मतलब क्लास, तभी एक लड़की पास से निकल उसको देख के बोला 1st क्लास। अरे मैंने कहा बेवकूफ स्कूल जाता है, स्कूल, बोले व्हाट स्कूल, तो मैंने कहा याद कर भैया दूध शादी का, इमली का बूटा, बेरी का बेर, मास्टर शनि राम। अच्छा बोले स्कूल, मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा स्कूल जाता है, तो उसने जो जवाब दिया आप आनंद लेना। अच्छा बच्चों के 2 साल से स्कूल बंद है, स्कूल तक भूले छोड़े। मैंने कहा स्कूल जाता है, तो उसने कहा कि 2 साल से कोरोना है, ना पढ़ाई का रोना धोना है, परीक्षा दे या ना दे पास तो फिर भी होना है, हाथ में मेरे मोबाइल, स्कूल नहीं जाना रे। मैंने कहा फिर, तो फिर बोल, तो फिर मैंने कहा फिर, बोले जानू मेरी जान मन प्यार बिना पैसा मोबाइल छोड़ोगे हाथ में रहेगा तो ऐसा ही होगा। क्या होगा, जुगनू विमानो सूर्य का प्रकाश हो गए। क्या हुआ, जुगनू विमानो सूर्य का प्रकाश हो गए, सिक्के थे खोटे हुए विमानो खास हो गए, प्रतिभा जाए भाड़ में कोरोना की आड़ में, डफोर शंख 90 अंक लेके पास हो गए, डफोर शंख ये आनंद ये लगा तो वैसा इसमें मजा आएगा मेरे को। अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है, आपको क्या है आनंद लो और मजा लो। अच्छा मजे की ऐसी स्थिति है भाई साहब कि मजे का शाश्वत नियम, शाश्वत प्रवृत्ति ये है कि मजा देने वाले से ज्यादा
मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूँ, जवानी में सलमान खान और राहुल जी गांधी ने ले पा रहे और बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने ले लिए, वो भी 1.5 GB डेटा पड़ेगी। तो आप तो आनंद लो, मजा लो। ये दीपक भैया, इनकी बहुत दिन तक शादी नहीं हुई, ये कहने लगे अर्जुन अल्लड़ भाई दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा भाई साहब इस देश में 2 ही चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है। ये चले गए बाबा के पास, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूँ, जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले कि लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। अब ये मेवाड़ का आदमी टैलेंटेड, ये फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल दीपक पारिक सिंह फर्नांडिस। भाई तो बढ़िया क्या, बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के गोली मारी, बोले मेवाड़ का आदमी ज्यादा ही शाना बन रहा है, इसका मायावती के साथ महागठबंधन करवा। मेरी भी शादी नहीं हुई था, अपन भी गए बाबा के पास। वहां पर बाबा शरीर में आते थे, चबूतरे पर ऐसे स्थान बना हुआ था, पान सुपारी इत्र वगैरह ढोल ढिमारे बज रहे, गन गना गन नागन नागन गन गना गन गन। जब तक ताली नहीं बजाओगे ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे। पान सुपारी इत्र वगैरह ढोल ढिमारे बज रहे, गन गना गनना। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो क्या, किसको क्या पूछना है। मैं चला गया, मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। बाबा ने वो ज्वार के दाने उठाए, बोले कितने? अरे मैंने कहा ये तो 4 हैं। बोले रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा ले, बोल कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई। बाबा ने चिमटा निकाला, बोले बेवकूफ क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लॉट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। पार्ट के गर्दन में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी ATM मशीन में कार्ड फंसा रहा है। तो चबूतरे में क्या अपने बाप को रोते? अरे मैंने कहा बाबा जी आपके जियो की सिम है और टाटा का साल्ट है, आपके तो बल्ब में मिस्टेक नहीं है, खंबे से ही फाल्ट है। तो बोले बाबाओं का काम। अच्छा एक बाबा वो आए, योग करो योग करो योग करो। भाई साहब पूरा विश्व योग करने लग गया तो बाबा जी उद्योग करने लग गए। अनारकली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि। हाँ ये विनोद जी ने फोन लगाया दिल्ली से, बोले अर्जुन भैया यार मैंने मैगी लाया हूँ, क्या करूँ? मैंने कहा बना के खा लो। बोले बना तो लिए, खाऊं कैसे? मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही? बोले कि वो पतंजलि की है। अच्छा मैंने कहा बाबा जी का प्रोडक्शन? बोले हाँ। अरे मैंने कहा भाई साहब फिर तो टेंशन मत लो, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिने नाक की नासिका पे रखो, बाई नासिका में मैगी ठूसो और खींचो। हाँ ये बाबाओं का काम है। अभी देश में अब बहुत सारे ये बड़े कवि बैठे हुए हैं। आज अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस भी है और तमाम हमारे आजाद भाई साहब, हमारे बड़े भैया हैं, सुरेश भाई साहब बड़े कवि हैं, ये सारे कवि हमें सिखाते रहते हैं। 2 पंक्तियां मैं इनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ कि तजुर्बे और यहाँ भी आपके जो सीनियर है उनके प्रति आपकी भावनाएं हो तो ये इसका सीधा बंद करा देना। बाद में आवाज खींचेगा फिर लीजिएगा। अब खींच भी ले तो क्या करें, 1.5 साल में बोल रहे तो ऐसे ही निकलेगी ये तो, और क्या करें। कि तजुर्बे उम्र के बेस कम नहीं किया क्या तुमने? हमारे माइक का चरित्र ठीक नहीं मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या है कि माइक वाले को कुछ भी नहीं कहता हूँ। एक कवि के गांव में कवि सम्मेलन हुआ भाई साहब, तो माइक वाले से उसने कहा कि इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ट्रेबल ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब, उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। कवि सम्मेलन उसके गांव में था, रात के 12 बजे घर चला गया, जाके दरवाजा बजाया, सुनो मैं आ गया। तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए जो सुबह फिर आएंगे। तो मैं माइक के बारे में नहीं
कर दो बस, और कुछ भी नहीं कि तजुर्बे उम्र के सुनकर। बड़े आपके सीनियर बैठे होंगे, उनका सम्मान करना है दो पंक्तियों से, जिनसे आप अपने को सीखना मिलता है कि तजुर्बे उम्र के सुनकर गजब का जुनून मिलता है। अरे ये वो वटवृक्ष है जिनकी छांव में दिलों को सुकून मिलता है। इन जैसे बड़े कवियों से हमें सीखना मिलता है। एक दिन आजाद भाई साहब ने मुझसे कहा कि अर्जुन अल्लड़, तू गांव में रहता है बेटा, इस देश में 2 लाख घटनाएं प्रति वर्ष होती है, सांप के काटने से आदमी मर जाता है। तेरे गांव में भी किसी व्यक्ति को कोई सांप काट ले बेटा, तो जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना फुल टाइट, आदमी मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है। सर्वहिताय पुण्याय पापाय परपीड़नम की हमारी संस्कृति बेटा, इसका ध्यान रखना। हमें गाँव का भोला आदमी भाई साहब, मैंने इनकी बात मान ली। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की डोगरी को सांप ने काट लिया। मैंने कहा पुण्य कमाओ। अपन ने भाई साहब कस के फुल टाइट रस्सी बांध दी। 15 मिनट में डोगरी की फाइल से लट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला मौत जेर से नहीं हुई, घुटन से हुई, तो अपन उदयपुर निकल आए। तो ये आनंद का काम है, मजे का काम है। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्योंकि भाई 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती। अब भाई साहब मेरे गांव में तो जुलूस निकल रहा, आगे लड़कियां पीछे लड़के, स्कूल का जुलूस। लड़कियों ने नारा लगाया, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा। पीछे लड़के आ रहे, बोले कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम। मैंने एक छोरे को रोक के कहा कहाँ है देश, बोले कि ये जातो रहा आगे आगे। लड़कियों ने कहा हमारी मांगे, छोरे बोले सिंदूर से भर दो। लड़कियों ने कहा जो हमसे टकराएगा, छोरे बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। तो ये वीरत का काम है भाई साहब। अब मेरे गांव में तो एक अंग्रेज आया भाई साहब, उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का क्या बोलते हो, कंडा, वो देखा तो अंग्रेज कंफ्यूज। उसने भाई साहब पास में एक 70 साल के काका जी खड़े हुए, उनसे पूछा हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस। अब काका जी को थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती थी मेरी तरह। काका जी बोले दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला व्हाट कंडा। काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज बोला कि हाउ डू इट काउ ऑन वॉल, दीवार पर गाय ने कैसे किया। काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा। काका जी बोले थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा। तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। डोंट अगेन आस्क मी वरना सेकंड थापा। ये अंग्रेजी का काम है। तो मेरे गांव में एक लुगाई, इसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोले डॉक्टर साहब गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली कि माई मुंडा की रोंडा प्रो मिरोंडा, खोपड़ा पिरोंडा, इलाज पिरोंडा। वो जैसे आप समझे वैसे वो डॉक्टर समझ गया। लेकिन साहब तमाम कवियों को पढ़ना है, समय कम लेना है, इसलिए ये तो क्या है कि आप अब तक मुझ पर हंसे या मेरी कविता पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, क्योंकि दोनों ही मायनों में मेरा मकसद पूरा हो रहा था कि आप लोग हंसते रहे। जीवन की आपाधापी में क्यों करना पड़ता है हमें ये सब। जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए। अरे हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदों पर झूल गए। हर 2 कड़ी का देश पाकिस्तान है। मैंने कल्पना करी, अच्छा भाई साहब उधर से इमरान खान ने फोन लगाया निर्मल बाबा को। इमरान खान ने फोन लगाया निर्मल बाबा को, वैसा बोले कि 370 हट गई, भारत की सेना हमें घुस घुस के मार रही है, बाबा कृपा करो। बाबा ने कहा कौन, तो कहा मैं इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। बाबा ने कहा बेटा मैं क्या, मेरा बाप तुझ पे कृपा नहीं कर सकता। नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। निर्मल बाबा ने कहा कि बेटे इमरान कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है। बोले सुना बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो। बोले बाबा कभी नहीं लाए। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम पहले से लेट हो चुके थे, समय उसमें नष्ट नहीं किया, परिचय हो चुका था। जिस समय हमारे प्रोफेसर साहब, हमारे वीसी साहब ने कवि के गले में माला डाल दी, उपरना सम्मान कर दिया, नाम के साथ परिचय हो चुका। मैं दिल्ली से आए हुए एक ऐसे प्यारे कवि को आपके बीच बुला रहा हूँ।
वो कई टेलीविजन चैनल्स पे भी गया है, कई लाफ्टर चैंपियन में भी गया है, लेकिन वो जब पढ़ेगा तो आपको लगेगा कि आपके दिमाग की वो खिड़कियां जो कहीं कहीं से इधर उधर हिलडुल जाती है, आप उसको चौकन्ना रह के सुनिएगा। विनोद पाल से मैं अनुरोध करूंगा, वो आ चुके हैं मेरे पीछे, एक बार आप वो क्योंकि दूरी के हिसाब से सबसे दूर से आए हैं, आपकी तालियां कभी की थकान मिटाएगी। पेड़ पे घोंसला हो जाता है, सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। मैं तो सर आपके लिए, सर आपके लिए, मैम आपके लिए, ये जो मैम अभी तक मास्क नहीं हटे, मैम आपके लिए, वो जो भाई पीछे टोपी पे बैठे भाई आपके, वो जो सबसे पीछे बैठे हुए लड़के आपस में कह रहे हैं बस 2 कवि और रह गए, फिर उसके बाद बाहर चलेंगे, फिल्म देखेंगे, जेम्स बॉन्ड वाली लगी है भाई आपके लिए, कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। और ये उन्हीं लोगों ने बजाई है जो खुद भी। ऐसा सारंग देव साहब, नमस्कार करता हूं मैं आपको। दिल्ली में एक गांव ऐसा भी पड़ता है साहब, हमारे यहाँ पे उत्तम नगर पड़ता है, उत्तम नगर में एक कुआं ऐसा भी पड़ता है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। ये देखने के लिए मैं और आजाद शत्रु भाई उस कुएं के पास गए। मैं ये दिल्ली में कार्यक्रम करने आए थे, तो मैंने अपना नाम लिया कुएं में झुक के, विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। आजाद शत्रु भाई ने अपना नाम लिया आजाद शत्रु, तो कुएं में से आवाज आई आजाद शत्रु। आजाद शत्रु जी ने बुलाया, जिनके प्रोग्राम में बुलाऊं SS सारंग देव साहब, उनका नाम लेके देख लेते हैं, अगर ठीक है साहब ले लीजिए। तो इन्होंने नाम लिया श्री SS सारंग देव साहब। तो भाई साहब कुएं में से कोई आवाज नहीं आई, पर मुझे टेंशन हो गया, बहुत अच्छे इंसान, मतलब आप एक बार चेहरा देखिए भाई साहब इनका, इतनी मासूमियत, इतनी मासूमियत, अगर तालिबानों को दिखला दिया जाए इनका चेहरा दिखला के, तो आज ही अफगानिस्तान छोड़ के चले जाए। ऐसा सारंग देव साहब का कोई जवाब नहीं, बोला जवाब। सर आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोला। तो मेरा लिफाफा तो आजाद शत्रु भाई साहब थोड़ा सा मोटा ही बनवा देना है। ये होता है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, कई महीना बैठी हुई मैं पता है क्या, एक अलग आइए भाई साहब, हाँ के कुमावत साहब, मैं सच बताऊँ, मैं पहले कुएं में से आपको ही निकाल रहा था। ये तो मुझे आजाद शत्रु भाई ने यूं गवा होता है, पैसे इन्होंने दिए फिर तो मैं बता दूं, वैसे महिला वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहू, तो सास वाली बस खाई में गिर गई, तो बहू वाली बस में एक बहू रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास, सब कह रही ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी, कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। तो ये कुछ देखो महिलाओं के संग है क्या, दिक्कत क्या है, जब ये सास बनती है तो इन्हें बहू अच्छी नहीं मिलती, जब ये बहू बनती है तो इन्हें सास अच्छी नहीं मिलती, जब ये नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी महिला को ढंग का मिला ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा थी, ये तो भाभी जी बाहर बैठी थी, वो कुछ बाबा रामदेव जी का एक बयान आया कि आदमी को तालियां बजाती रहनी चाहिए। तालियां बजाने से क्या होता है, हृदय ध्वनि बढ़ती है और आपका हृदय उच्च रक्तचाप को ना छोड़ के अच्छी रक्तचाप पे चलता रहता है। मैं ठीक लगा मुझे बयान, हालांकि मेरे एक दोस्त को इस बात से इत्तेफाक नहीं था, वो नहीं माना। तो एक दिन भाई साहब उसको हार्ट अटैक पड़ गया, तो मैंने उसे बोला चल भाई मैं अपने लोकल डॉक्टर से मिलवा देता हूँ। तो भाई साहब मेरे भी लोकल डॉक्टर कहाँ थे, मैं तो सारंग देव साहब के पास बुलवाने लाया, तो इनके कोई लोकल डॉक्टर थे, उन्होंने दिखलाया। लोकल डॉक्टर बोले देखो जी वैसे तो लगते हैं 3 लाख रुपए, पर आप सारंग देव जी को जानते हो, मैं आपका काम 50,000 में कर दूंगा। बोला 50,000? ये तुम मरवा देगा भाई, ये तो लोकल डॉक्टर है। उसने अपने बच्चों को बोला भाई मुझे तो बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो भाई साहब उस अपोलो में लेके गए। अपोलो में जाते भाई साहब 3 लाख रुपए लिए और बेचारे का ऑपरेशन थिएटर में जाते राम नाम सत्य। तो मैं और सारंग देव साहब उसका हाल पूछने के लिए गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी गया हमारे संग, लोकल डॉक्टर। तो वहाँ पे उसकी पत्नी रो रही, हमने बोला भाभी जी क्या हुआ? कह रहे भाई साहब हम तो बर्बाद हो गए,
हमारे 3 लाख भी गए और हमारा आदमी भी गया। इनका लोकल डॉक्टर बोला देखा मैं यही काम 50,000 में नहीं कर रहा था। मैं बताऊं मेरा एक दोस्त भाई साहब झूठ बोलने की बहुत बड़ी बीमारी। मैंने बोला भाई तो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। कह रहा विनोद भाई मुझे पता ही नहीं चलता। मैं पता कैसे नहीं चलता यार, झूठ बोलने पर पता। कह रहा भाई अब मेरे को तरीका होता। मैंने ठीक है, आज के बाद तो जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, तो अपने झूठ को तो छोटा कर लियो। कह रहा ठीक है। अब भाई साहब मैं उसे लेके गया अपने ससुराल में। ससुराल में जाते ही उसने मेरी सास के आगे बोला, सासू माँ अभी हम जंगल में से आ रहे थे, हमने 80 फुट सांप देखा। मैं बोला करा पास गए 60 फुट का था। मैं फिर बोला करा घर गया फीता लेके आया, फीते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला कर दे किसी का खांसी हो तो अपना इलाज कराओ, इवियो साला फीते से नाप लिया, कैसे कम करूँ इसे। मैं बताऊं भाई साहब, अर्जुन भाई बता रहे थे केजरीवाल का, भाई तुम्हारा क्या हक बनता है उसके बारे में बोलने का? हमने चुना है, हम बेइज्जती करेंगे उसकी, हम बोलेंगे उसके बारे में पूरे दिन एक बात, दिल्ली पुलिस मुझे दे दो मैं ठीक कर दूंगा। केजरीवाल साहब का एक बयान, दिल्ली पुलिस मुझे दे दो मैं ठीक कर दूंगा, दिल्ली पुलिस मुझे दे दो मैं ठीक कर दूंगा। मैं बोला जी दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही कह रही है। तो हालात अलग क्यों होता? हालांकि दिल्ली में एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तुम्हें छोड़ क्यों दिया? तो उस लड़की ने 4 पंक्तियों में अपना जवाब दिया कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला। और चौथी पंक्ति अगर आप तक पहुंचे भाई साहब तो अपनी ताली बजा के मुझे आदेशित कीजिएगा आगे के लिए, कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी सी गरजती थी उस पे, वो तो खांसने वाला। इसी तरीके से सुन रहे हो पीछे माता जी देखिए, मुझे पता नहीं आवाज में पूछे लेकिन ताली वो भी नहीं बजाए। हालांकि कुछ जगह पे क्या होता है, देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज से जोड़ना चाहता हूँ। तपन कोठारी साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तमाम लोग आप सब बैठे हुए हैं, मैं एक छोटे से वाक्य से आपको जोड़ना चाहता हूँ। अच्छा दिल्ली में और हरियाणा में सालन साहब आज भी ऐसा होता है कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को उठा के टोली वाली तक छोड़ के आता है। शायद आपके यहाँ पे भी ये होता होगा, लेकिन दिल्ली में और हरियाणा में ये है कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा घर में से लेके उसे डोली वाली तक छोड़ के आता है। अब यहाँ से दृश्य बना, दृश्य से जुड़ने की कोशिश की। लड़की का वजन 150 किलो जी, 150 किलो, और लड़की का कोई सगा मामा नहीं। अब पंडित जी ने बुला रहे जजमान लड़की को लेके जाओ, तो लड़की के पिता ने आसपास वाले लोगों को बोला जिन को बोल सकते थे, अरे बेटे सालन देवत जी, सर इसमें पहले से सालन देवत था तो मेरी पेमेंट तो काट मत लेना प्लीज। अरे बेटे लेके जा। अब उन्होंने तो देख रखी थी कि 150 किलो की है, तो एकदम से जब मेरा तो पथरी का ऑपरेशन, डॉक्टर बोले कुछ भी उठाने के लिए झुकेगा पथरी फट के बाहर। अच्छा ठीक है। अब इधर एक बंदा खड़ा, अरे बेटे ऐसा कुमावत, भाई साहब इसमें पहले से कुमावत था, लेकिन कुमावत जी हड़बड़ाहट में ये भूल गए मैं आदमी हूं या औरत हूं। अरे बेटे उठा दो कुमावत, मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। अच्छा, अब ऐसे में अपनी शादी में कुछ लोग ऐसे जरूर देखे होंगे जिनको ना तो आपने न्योता दिया होगा ना कुछ, बस एक लाइन बोलने के लिए वो शादी, भाई साहब मेरे लायक कोई काम हो तो बता, भाई साहब मेरे लायक। अब खुद का वजन बेचारे का 40 किलो, और वो पूछते पूछते लड़की के बाप से पूछ बैठा, भाजी मेरे लायक कोई काम हो तो बता। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। उसने बोला जा छुटकी को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी, क्या करना जी, उठाना है इसको। सर इसको उठाने में तो मैं नहीं उठ जाऊंगा। नहीं बेटा तुझे उठाना। अरे छुटकी ना ये तो मुटकी है। पर सबने बोला नहीं बेटा अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी। तो भाई साहब उसने उठा
उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आई। पर बच्चे सारे इसी कॉलेज के थे भाई साहब। बच्चों ने उसका मनोबल बढ़ाने के लिए गाना गाना स्टार्ट कर दिया। खून में तेरे मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा चून। भाई साहब उसने लड़की उठा दी। पर इस घर में दृश्य नंबर 2, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेकर बाहर का गेट। वो आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी बाहें तोड़ के फिर मां के पास भाग के आ गया। लड़की वापस जा लेके आ मतलब दोबारा से लेके आ। उसने दोबारा उठाई भाई साहब, और वो दोबारा उठ के चलने लगी। तो यहाँ पे दृश्य नंबर 3, उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 170 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से ही 150 किलो पड़ा हुआ था। और चलते चलते बोले, देख ससुर का पिता की तरह सम्मान करियो, सास का माँ की तरह सम्मान करियो, देवर को भाई की तरह देखियो। और बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। हालांकि आप पे कोई असर नहीं पड़ रहा, उठा मैंने रखी है, फिर भी आपसे ताली नहीं बज रही। बताओ, वो थोड़ा सा आगे और बढ़ता, लड़की का बाप खड़ा हुआ, बोला, हो मेरी भूल सी बच्ची। फूल सी सुन के तो उसके तन बदन में आग लगी। कह रहा कौन सी बच्ची? कह रहा फूल सी। कह रहा भाई तेरी इस फूल सी बच्ची ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे। लाड़ लाड़ में क्या खिला दिया इसे। और वो थोड़ा सा आगे और बड़ा सालन दे बच्ची, तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े हुए और वो रो रही है। तो ऐसे में पूछा, कौशल्या रोवे क्यों है? कह रही या तो आज विदा हो जाऊंगी या मैं विधवा हो जाऊंगी। और होना तो ऐसे में भी उसका दिमाग देखना। कह रहा अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को सारंग देवत जी से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो कॉलेज में कोई ना कोई लेक्चरर बनाई दे। हमारे बीच में हेमशंकर दादीज जी विराजे हुए हैं, गजेंद्र जी माथुर हमारे बीच में विराजे हुए हैं। कई कई नाम मुझे याद आ रहे हैं। जब हम टीम बना रहे थे तब हेमशंकर जी ने भी कहा था कोई राजस्थानी का भी एक नाम होना चाहिए। तब मेरे जहन में सबसे पहला नाम जो आया वो आया था हमारे बहुत प्यारे भाई दीपक पारिक का, जो भिलवाड़ा से है। मैं भी देखिए बहुत कुछ चीजें छोड़ करके और अपने संचालकीय कौतुक को खत्म करके सीधे कवि को आपके बीच बुला रहा हूं ताकि समय यहाँ भी बचा जाए। एक बार आप जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं दीपक को बुला रहा हूँ। दीपक के कई ऑडियो कई वीडियो आप तक पहुंच चुके होंगे। एक ऑडियो उसका बहुत वायरल हुआ था, चरको उंदरो। तो आप सब तो यहीं के मेवाड़ के रहने वाले हैं। मेवाड़ की आन बान शान को दिल्ली के लाल किले से पढ़ने वाला एकमात्र कवि मेवाड़ का जो भीलवाड़ा का कवि है वो दीपक पारिक होता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए दीपक के। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये 10वीं में पास होने के लिए संस्कृत का श्लोक याद किया था जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। बहुत बढ़िया शुरुआत है भाई। अर्जुन अलहड़ जो इधर बैठे हुए हैं, इधर ये विनोद पाल जी बैठे हुए हैं, ये लाल रंग का पहन के बैठे हुए हैं, गुलाबी रंग का पहन के बैठे हुए हैं, यानी लाल और गुलाबी के बीच में पूरे कवि फंसे पड़े हैं ज्योतिष की बात। अपना तो कोई ऑडियो वायरल हुआ ही नहीं, ये समझ लेना। होगा तो भी कोई बात नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया आप फोटो खींच रहे, बिल्कुल कवि सम्मेलन जैसी फीलिंग आ रही है। लगभग 70% क्योंकि हम लोग कवि सम्मेलनों में जाया करते थे तो वहाँ वो किनले और बिस्लरी की बोतल्स में पानी आया करता था, 2 बार चाय आया करती थी, 2 बार चाय आया करती थी। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान से उम्र में 40 साल की उम्र में आप लोगों को मेवाड़ी समझ में आती है क्या? है मतलब अर्जुन तुम पागल हो रहे हो, बचपन का प्यार ने याद कर कर अब रो रहे हो। बाकी उम्र बीत बन आई और वह 4-5 जगह नाते चाहिए छोरा चोरी हो गया जो खटबा जाए यार सारा कि नहीं, वहाँ भी माता में खटे खटे दौड़ा आ रहा है। बचपन का प्यार को याद करना मतलब बेमानी है। अब बचपन का प्यार याद नहीं करना है। हमने कहाँ से कहाँ तक मतलब देश को पहुँचा दिया। कोरोना क्या मतलब, जब कोरोना करतार, जब पैसों से प्यार हो गया कोरोना करतार हो गया। बहुत हुई कालाबाजारी, खूब हो गई मारा मारी। अमर नहीं है कोई यहाँ पर, सही वक्त पर सभी मरोगे। पर जो इतना कमा रहे तो उसका क्या उपयोग करोगे? पर जो इतना कमा रहे
लिखते देखा, नकली इंजेक्शन को हमने 1 लाख में बिकते देखा। पता चला ये सभी काम के साधन जब से महंगे हो गए, लंगड़े आम के उस मौसम में नींबू सबसे महंगे हो गए। रुपयों को तो भर लोगे पर इन पापों को कहाँ भरोगे? मतलब क्या, कहाँ चले गए हैं? हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर। कोरोना के भौर जाल में खूब आत्मा भटकी है। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी है? आप, मैं तो कह रहा हूँ खाना करो, आज 1700 आदमियों का खाना करो। पहले तो हलवाई कहता था भाई साहब 1500 का बनाऊंगा, 1700 निपट जाएंगे, लेकिन आज हलवा खाना करो जो 1700 के खाने में 2500 आदमी आएंगे, क्योंकि सब तैयार बैठे हैं। आवाजें भूल गए लोग। मतलब आदमी माँ कहता तो शादी में पहली पुरस्कारी ईशान बैठे सीमा आपने मेवाड़ी समझ में आ रही की बराबर। माँ कहता तो बटाना सीमा व चूमे, अगर मिठाइयाँ न नटरी हुए तो भाई बन चूमे अपने आप दामा ले ले रातों हाथ एक से सारी बजे के 3 ले ले, उन्होंने कहा ले लो नटबा में घंटा खान में सारो मामलो साफ कर हाथ पांडर खड़ा हो जाए। बोले यहाँ पे दरबार है शानी कम पड़ेगा तो मैं पुरस्कार ही करे क्यों बिल्कुल होता है बहुत सारा। मैं शिमला में लेट पहुंचो, एक दिन रात में 8:30 बजे पता ना चलो जो केसर मिली थी कि खीर समझ कड़ी की बाल्टी उठा ली। खीर 2-4 आदमियों ने दोने नए लिए, बोले खीर भाई। एक दो ने चख भी ली, एक ने दूसरे कान में कहा रे खीर खाटी लाग रही, दूसरों की ले आया वो 2-3 दिन की हड़ी पे। एक दिन रात में एक आदमी 10 बजे जीवन आयो, रात में 10 बजे कुड़िया ने कट्टाम भर मेल दी थी, दाल ने पीका में डाल दी थी, नमकीनी भर मेल दी थी, सेवा चक्कियां सबने जमा खाने मेल दी थी। वो आर बैठ गए। अब यहाँ पे सब लव पाचा 2 दूना मिले, 1 दूना में दाल, 1 दूना में साग, चक्कियां ही मेल दी थी, गुलाब जामुन ही मेल दी था, कुड़ियाँ ही मेल दी थी। अब खेवे के वैसी लो नमकीन की लो, मैं क्यों यहाँ 10 रुपया दे दो, 1000 खाली। आदमी थोड़ा है जो 1 रुपये खुल्लो लायो, जो आते ही हमारी से बीच में बोल रही आदत है, 1 रुपये खुल्लो लायो आते ही के लिए क्यों 10 ही गोली दे दो, वो भी फटाफट यूं ड्रॉर क्यों खांचो और एक पत्तो निकलो। मैं तो इन्हें फोन तो लेता 10 आना भाई 4 ही चाप तो 1 रुपये गोली ना तो आवे अपने डब्बे। तो बनवाड़ी जी को बातचीत में फंसा लिया था, चोना कथा और मीठा पान ले चले गए, बैंक में से कुछ चोर पैसे ले गए तो लगा चलते शरीर में से जान ले चले गए। मंत्री जी काउंटर सेट कर बनवाड़ी जी को बातचीत में फंसा लिया था। बहुत दिन बात बोल रहे हैं जो मुंडा में जाड़ा जम के बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हैं। बनवाड़ी जी को बातचीत में फंसा लिया था, चूना कट्टा और मीठा पान ले चले गए, बैंक में से कुछ चोर पैसे ले गए तो लगा चलते शरीर में से जान ले चले गए। देवता विलासिता में मशगूल रह गए, राक्षस ब्रह्मा से वरदान ले चले गए, और मंत्री जी काउंटर सेट करने में रहे, माल्या जी तिजोरी का सामान ले चले गए। वालों ने कहा था कि लगा के पढ़ना, कॉलेज की पढ़ाई जब दिल लगा कर की तो दिल मेरा लड़कियों की राजधानी हो गया। परिवार वालों की नजर में आवारा बना, लोग कहते हैं रो खानदानी हो गया। तीर जब उड़ कर के लगा नसीब को तो मान लो कि फैसला आसमानी हो गया। और प्यार मैंने किया और शादी दूसरे से हुई, सोचता हूँ यार मैं भी आडवाणी हो गया। मांगटा 80 साल का वेदराज जी। अच्छा जी बेड पर मरीज न सुनाना हो जो वहाँ बेड पर वेदराज जी खुद ही सुता रहे। और कोई मरीज आ जावे तो वहाँ की नाड़ी पकड़ डरी देर तक या होश को करे, खसी दवाई नारा दना वो ना बकी जी हिंदे। मतलब और वो से
दवाई वा उतरू वण उतराव जो माने थोड़ो थोड़ो जाट कर बोले इनका 3 ढक्कन रोज खा लीजिए तो जो मरीज बचा और 2-3 दिन से साहब वहां तो मारो पेट खराब हो गया दस्ता लाएगी या दस्ता की दवाई और ले वहां कोई नई बीमारी हो जाए तो वहां में नई बीमारी की और दवाई दे तो आराम आयो 6 महीना तक तो आपने तो नहीं। अच्छा आदमी कोरोना में अतरा ज्ञान देता है कोरोना में मतलब मैं हमारा वीडियो भी वायरल हो भले आप लोग ने सुने हो ये सच्चाई है इसको स्वीकार करना चाहिए आप लोग सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए हो अतरा ज्ञान देता मतलब आदमी ने नहीं कोने के वो मैसेज कहीं काम को है ना है सी तो फॉरवर्ड को बटन दबाओ और फॉरवर्ड कर दो मतलब आप अगर रोगी तो कुछ भी कर लेगा आप रोगी ने को मुंदरे की मिंगने लेगो कोरोना क्या हो जाएगा क्यों मतलब अगर कोई नींबू नाक में नींबू नचोको कोरोना ठीक हो रहा है तो लोग बाग हाँ 20-20 लाख रुपया खर्च कर छोटे डॉक्टर बना लिया नींबू नचोको हिका तो सीधे बस वैज्ञानिक हाँ वैक्सीन को आविष्कार कर रहा बस नींबू नचो देता देगा नाका पकड़ मोदी सरकार योजना बना नींबू पहुंचा देती बस सीधे वैक्सीन का डोज ला रहे देते मतलब सोचो ही कौन वो मन मर जाओ नींबू नचो नींबू निचोड़ने से कोरोना ठीक होता है बड़ा बड़ा स्वास्थ्य वैज्ञानिक पैदा हो गया देश का ये व्हाट्सएप को ज्ञानी पैदा हो गया महाज्ञानी व्हाट्सएप और फेसबुक में अतरा जो वास्तव में गड़बड़ कर रहे हो मैं क्या बोलूं मैंने एक बार बता दिया नहीं मैं बोलना बाकी भाई बहुत गड़बड़ कर रहे हो अब इन्हें चालू ही नहीं करेंगे अब हिमा आ रही आवाज आ रही हाँ मतलब ध्यान ही ना पड़ा ना व्हाट्सएप को ज्ञान अतरो भारी है कि सुबह शाम तक अच्छा ज्ञान में कोई भी खुद न लगे इनमें मामला में सब परोक्ता है एक मैसेज बढ़िया दी क्यों सेलेक्ट ऑल कर हारे ग्रुप का मीने न तो ब्रॉडकास्ट चला मिलो मैं ब्रॉडकास्ट हूं मैं भी बनायो मैंने कोई जोकर साहब अपना YouTube का वीडियो का लिंक भेजना तो मैं भी ब्रॉडकास्ट में 200 जना ने जोड़ और ये मन के बड़े जमहूरी वर्षन 200 जना ने जोड़ ब्रॉड पेज को चालू की दो एक दिन चेक की दो जो 130 जना मैंने ब्लॉक कर दी दो यह हालत है मतलब यह देख लो क्या महीना हमारा दांतों को ऑपरेशन कराए जो हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल का डॉक्टर साहब की वहाँ की डॉक्टर साहब का पिताजी भी डॉक्टर था वो एक्सपायर हो गए वहाँ की तस्वीर लटकी थी और तस्वीर पर माला टंग रही तुम्हारी लोग देखते ही लोग ओल है डॉक्टर साहब को मर गया अब ऑपरेशन कौन किए मैं क्यों ये दीतवार का बेटा का डीलिमा हुआ है तो सारा ही ऑपरेशन यही निपटा गया मतलब हमारा तो ऑडियो तो नरा वायरल हुआ बोली मैं आज जनवरी पर हमारा ऑडियो नरा वायरल हुआ और ऑडियो बहुत अच्छे वायरल हुए साहब हमने हिंदुस्तान में मतलब क्या क्या कर दिया मैं सारी कविताएं भूल गया ये मोबाइल ने हमको लोगों को इतना मतलब ऐसा बना दिया परजीवी बना दिया कि हम जीवन में मतलब इसका जितना भी सदुपयोग करो वो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इसका दुरुपयोग करेंगे तो हमारा जीवन इस मोबाइल से मतलब कितने लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लगी मोबाइल को रात दिन देखने से कितने घरों में कुसंस्कार घुसने लगे इस मोबाइल के ऊपर से तो एक कविता छोटी सी मैंने मोबाइल पे लिखी जो वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया उसका परिणाम कुछ यूँ सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई आंखों पर चश्मा चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग मंदिर चली जाए तो पंडे का ध्यान भंग सुबह सुबह फोन पर पिंटू दोपहर में चिंटू रात में रक्की रात में रोशन और मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा मुन्नी
उनका जनसंपर्क और बढ़ा और एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो। बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। आपने जो मेवाड़ी बोली है, इसके लिए हम लोग जयपुर विधानसभा के बाहर अनशन पर बैठाने वाले हैं आजाद भाई साहब को 1 महीने के लिए। इसको 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने के लिए अनशन पर आजाद भाई साहब बैठेंगे, हम लोग पीछे खड़े रहेंगे केवल। और बहुत बढ़िया ये जो मेवाड़ी बोली अपने कोर्स में आ जाएगी। अपने यहाँ पर जब उसको 8वीं अनुसूची में मान्यता मिल जाएगी तो स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, और स्कूलों में पढ़ाई जाएगी तो परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं आएंगी तो पेपर आएगा, पेपर में लिखा होगा निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। और मुहावरे होंगे चढ़ा पाट जाना, लापा लगाना, बोले उठना, हंसनी रान मड़द में माटी कभी जाना। मुहावरे ये राजस्थानी के मुहावरे हैं, ये बहुत मतलब में है, ये जरूरी है। हमारे यहाँ कुत्ता भगाने का मंत्र है मेवाड़ी बोली के अंदर। वो मंत्र आप लोग काम में लेते हो लेकिन जानते नहीं हो कि ये मंत्र है, और वो है दूर दूर। कुत्ता बुलाने का मंत्र है तू तू। हमारे यहाँ जब भैंस तालाब में चली जाती है तो भैंस का मालिक तालाब के किनारे पर खड़े होकर के 3 बार मंत्रों का उच्चारण करता है। रीडो रीडो रीडो, भैंस बाहर आ जाती है। ये मंत्र शक्ति का चमत्कार नहीं तो मतलब टेक्नोलॉजी के कारण हमने क्या कहाँ तक मतलब जो है 80% हमारे जीवन में मशीनीकरण हो गया, और आने वाले समय में हमारे जीवन में 100% मशीनीकरण हो जाएगा। 100%। मैं ऐसे ही चिंता करके सो रहा था एक दिन, सपने में हो गया चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में क्यों डाला। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में कितनी बढ़ती जा रही है। खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में क्यों डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने शरीर में लगाया। मतलब हाथ से रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे, लगाया और रवाना। तो थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने शरीर में लगाया। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। बफर में खाना रखा रहता है, वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, ये मटर पनीर का, ये रसगुल्ले का, ये गुलाब जामुन का। तो लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी लड़की की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दामाद जी की मनोहर की, दामाद जी एक और लगवा लीजिए। दामाद जी ने दोनों हाथ रखे हुए कहा कि बहुत हो गए, अब बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके एक बार ढंग से ताली वाले बजा दो। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। आने वाले टाइम में ऑक्सीजन गैस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर में भरकर मंगवाई जाएगी। ये कविता 15 साल पहले लिखी थी, 15 साल पहले ही लिख दिया था मैंने कि ऑक्सीजन गैस की सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। उस समय नहीं मानी मेरी बात लोगों ने। कि शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दुल्हन ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दुल्हन ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, दुल्हन ने कहा रुक जाओ, पहले आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड मंगवाया, दुल्हन को दिखवाया, फिर से उसने कोशिश की, इस बार फिर से किस्मत सो गई, पीछे सिलेंडर में दूल्हे की गैस खत्म हो गई। कहा प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निकली। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी,
तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। कवि के कई रूप होते हैं। कवि जब कविता लिखता है तो सरस्वती पुत्र की तरह होता है, वो ब्राह्मण होता है। जैसे संत, साधु, सन्यासी तपस्या करता है, सरस्वती झर रही जब लिख रहा है कविता। लेकिन जब कविता का निमंत्रण मिलता है आदरणीय सारंग नेहोत साहब या हमारे प्रोफेसर गजेंद्र माथुर जी ये बुलाते हैं कवियों को, तब वो थोड़ा सा व्यावसायिक हो जाता है, फिर वो भाव ताव भी करता है। कविता की तो कोई कीमत नहीं, वो तो अनमोल है, यात्रा का कष्ट है। लेकिन कवि उस समय वो कवि व्यापारी बन जाता है। किंतु जब वो कविता पढ़ने आता है तो शूरता, वीरता, पराक्रम, टाइमिंग, उन सबका ध्यान रखता है। उस समय वो कवि क्षत्रिय होता है। पुनः आप सभी को प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप सभी। जितने प्यार से आप सभी ने हास्य सुना है, उतने ही प्रेम से मैं आप सभी को श्रृंगार सुनाऊंगी। और अपना मन बना लीजिए, दिल बड़ा कर लीजिए श्रृंगार सुनने के लिए। कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं करूंगी, सिर्फ विशुद्ध काव्य पाठ करूंगी। सुनिए। गमों के बोझ ने जितना मुझे दबाया है, गमों के बोझ ने जितना मुझे दबाया है, मुस्कुराहट में मेरी और रंग आया है। गमों के बोझ ने जितना मुझे दबाया है, मुस्कुराहट में मेरी और रंग आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तालियां बता रही हैं मुझे कि आप श्रृंगार भी बहुत मन से सुनेंगे। सुनिए। मेरे पिता तुल्य लोग बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ पहले 4 पंक्तियाँ मैं समर्पित कर लूँ, उसके बाद श्रृंगार का पाठ करूँ। सुनिए। मातृशक्तियाँ उपस्थित हैं। सुरक्षित गोद में माँ के मुझे स्थान मिलता है, पिता के बैठ चरणों में जगत का ज्ञान मिलता है। सुरक्षित गोद में माँ के मुझे स्थान मिलता है, पिता के बैठ चरणों में जगत का ज्ञान मिलता है। एक आशीष में मुझको यही भगवान मिलता है। आशीष में बहुत अच्छा। मुझको यही भगवान मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानना चाहती हूँ, यहाँ पे मुझे बताया गया था कि स्टूडेंट्स बहुत सारे रहेंगे। पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं, जरा मुझे बता दीजिए हाथ उठा करके। सब स्टूडेंट है, कुछ वर्तमान है, कुछ भूतपूर्व स्टूडेंट है, कुछ अभूतपूर्व है। सुनिए। मुझे श्रृंगार पढ़ने के लिए आदेशित किया गया है, तो मैं सीधा एक पंक्तियाँ सुनाती हूँ। सुनिए। यहाँ जो जान देने के लिए तैयार होता है, इश्क की राह में चलने का वो हकदार होता है। तपन सुनना। यहाँ जो जान देने के लिए तैयार होता है, इश्क की राह में चलने का वो हकदार होता है। मोहब्बत एक समंदर है, न कोशिश तैरने की कर, न कोशिश तैरने की कर। मोहब्बत एक समंदर है, वहीं फिर रात में आकर विरह के नाग डसते हैं। इनायत मानसूनों की इधर भी है उधर भी है, इनायत मानसूनों की इधर भी है उधर भी है। इधर आंखें बरसती हैं, उधर बादल बरसते हैं। आंखें बरसती हैं, उधर बादल बरसते हैं। जिसे हम नर्म दिल समझे, बड़ा वो बेरहम निकला। खुशी समझा जिसे हमने, मुकम्मल एक गम निकला। जिसे हम नर्म दिल समझे, बड़ा वो बेरहम निकला। खुशी समझा जिसे हमने, मुकम्मल एक गम निकला। मैं सोच रही हूँ कुछ और सुना देते, मैं सीधा एक गीत पर आ
चाहती हूँ, सुनिए। एक गीत पढ़ दीजिए। हृदय द्वार के कोई ऐसे खटकाया सागर, धड़कन धड़कन उसके हाथे हो बैठे पागल। हृदय द्वार के कोई ऐसे खटकाया सागर, धड़कन धड़कन उसके हाथे हो बैठे पागल। सम्मुख नहीं मगर चेहरा आंखों में, थोड़ी सी चहल पहल बंद कर दीजिए। सम्मुख नहीं मगर चेहरा आंखों में डोल रहा है, सोधी मधुर सुगंध सांस में पल पल घोल रहा है, सोधी मधुर सुगंध सांस में पल पल घोल रहा है। अंतस के मरुथल में उसने, अंतस के मरुथल में उसने उगा दिया संदल, धड़कन धड़कन उसके हाथे हो बैठे पागल, धड़कन धड़कन उसके हाथे हो बैठे पागल। और थोड़ा सा मैंने इसमें मैथमेटिक्स का प्रयोग किया है अगले बंद में, सुनिए। मन अब उसकी रोज परिधि में करे परिक्रमाएं, ध्यान उसी पर जाकर टिकता जैसे त्रिज्याएं। मन अब उसकी रोज परिधि में करे परिक्रमाएं, ध्यान उसी पर जाकर टिकता जैसे त्रिज्याएं। प्रेम ज्यामिति के प्रमेय का, क्या प्रयोग है? प्रेम ज्यामिति के प्रमेय का हृदय खोजता हल, धड़कन धड़कन उसके हाथे हो बैठे पागल, धड़कन धड़कन उसके हाथे हो बैठे पागल। जब से इस एकाकी मन का उससे योग हुआ, भूली पूजा पाठ मंत्र जप कैसा रोग हुआ। जब से इस एकाकी मन का उससे योग हुआ, भूली पूजा पाठ मंत्र जप कैसा रोग हुआ। पंडित का बेअसर हुआ, पंडित का बेअसर हुआ, अभिमंत्रित गंगा जल, क्या लगाया? धड़कन उसके हाथे हो बैठे पागल, धड़कन धड़कन उसके हाथे हो बैठे पागल। गोगा कर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है, रंगते बसंती चोला ने फांसी का फंदा झूमा है, रंगते बसंती चोला ने फांसी का फंदा झूमा है। क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। जब मैंने कविताएं लिखनी शुरू की थी तब माँ शारदे के सामने एक शपथ ली, माँ मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी ताकत देना, इतनी हिम्मत देना, कभी वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, लेकिन अगर मेरे देश की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ भी लिख सकूं, ये वतन परस्ती मुझे देना। आज इस मंच पे ऐसा कोई कवि नहीं है कि हम जब पूरे समाज को आईना दिखाते हैं तो कुछ उंगलियां, एक उंगली कहीं उठाई जाती है तो कुछ उंगलियां हमारी तरफ भी होती है। कुछ कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है, स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं। पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं, तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, ऐसा कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। मुझे
ये सौभाग्य मिला है आपके सबका सीना थोड़ा और चौड़ा हो गया। वो पंक्तियां कौन सी थी आप सब तक पहुंचाता हूं। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई, पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, सूर्यमल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है, सूर्यमल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कविता की इन पंक्तियों पे ताली बजाइए, उन पंक्तियों पे ताली, मैं इतना कहना चाहता हूं कि उस व्यक्तित्व का, उस महापुरुष का चयन अगर ठीक हो गया हो तो जरा अपना समर्थन कीजिएगा। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। अब क्या करें, अब मैं तो एक कविता पढ़ने के लिए आया था, पीछे मुड़ के देखा तो जिनको मैं बुलाना चाहता हूं उनकी आत्मा आनंद की अनुभूति करने को प्रस्थान कर गई। मैं 10 दिन तक स्कूल नहीं गया, लेकिन दोस्तों, साथियों, मित्रों, मैं 10 दिन के बाद जब स्कूल गया तो 15 तो क्या 25 तक के पहाड़े याद। मास्टर दिया राजेंद्र पंडित पुनः मेरी तरफ देख के मुस्कुराए। इस बार मैं भी मुस्कुराया। अच्छा, मैं मुस्कुराया तो मेरे कॉन्फिडेंस को ताड़ गए। बोले सुनाओ 27 का पहाड़। मैंने कहा नहीं आता। बोले चलो नीम के नीचे। मैं फिर 10 दिन तक स्कूल नहीं गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से कितना समझदार। 10 दिन के बाद जब मैं स्कूल गया, मास्टर जी आए, मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए, मैं चुपचाप खड़ा हुआ और नीम के पेड़ के नीचे चला। आप मेरे पराक्रम पे तालियां बजा सकते। सुनी सुनी है सड़कें सारी, छिपे हैं नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। सुनी है, जब तक सारे मिलके ताली नहीं बजाओगे 1 घंटे तक यही पढ़ता रहूंगा। सुनी है 1 2 1, सुनी है सड़कें सारी, छिपे हैं नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। कैसे बेहाल किया? ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला। चाइना का आइटम, हमने सोचा चाइना का आइटम चलेगा ही कितने दिन, लेकिन नकली आइटम भिजवाने वाले देश ने बीमारी असली भिजवाई, और उस बीमारी को चेक करने के लिए जो किट भिजवाने थे वो वापस नकली वाले भिजवा दी। ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला, इटली में कोहराम मचाया, घर घर में लफड़ा निकला, दुनिया भर में दस्तक दे करके भूकंप मचा डाला। मन दीजिएगा, आपका अपना हो, आपके परिवार का हो। दुनिया भर में दस्तक दे करके भूकंप मचा डाला, गांव शहर गलियों चौराहों दरवाजों पर है ताला। लॉकडाउन में जनता बिचारी, बीमारी है हत्यारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। पाप वीडियो करोगे, कोरोना ने बेहाल कर दिया। लेकिन हमने उस समय का उपयोग कैसे किया? मैंने तो अपनी बताऊं, जलेबियां बनानी सीखी लॉकडाउन में, मैंने आलू बड़े निकालने सीखे लॉकडाउन में, कई सारी चीजें हमने सीखी थी। अच्छे तुर्रम खागर में पानी भरते देखे, अच्छे तुर्रम खागर में पानी भरते देखे, 30 मार खा जितने थे झाड़ू पोछा करते देखे, बीवी के चरणों में बब्बर शेरों को रोते देखा, बीवी के चरणों में बब्बर शेरों को रोते देखा, गब्बर सिंह गबरू को भी हमने बर्तन धोते देखा, टीवी देख रही पत्नी जी प्यारी, रसोई में मुरारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा
रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी कोरोना ने बेहाल कर दिया। कविता खत्म, ताली बजाओ। और मैं भाई को बुलाना चाहता हूं, उससे पहले मैं 2 मिनट की एक छोटी सी कविता राजस्थान वाली सुनाना चाहता हूं। एक बार जरा आप अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर तालियां बजाकर बता दीजिए। कविता दर्द का ताजमहल है तो आनंद की अजंता है, कविता शिव का विश्वान है तो राम की शक्ति पूजा है, किंतु कविता जब कमनी और रमणीय कंठ में उतरती तब वो गीत बन जाती है। हम राजस्थानी जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तर बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। मन दे दीजिए। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लो खिलजी मूर्छित हो। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लो खिलजी मूर्छित हो। जहां हुमायूं लाज बचाने बहिना की आकर्षित हो। चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हो। जिस माटी का कण कण गाता जोहर की गाथाएं हो। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान, गौरव पाती राजस्थान, चौड़ी छाती राजस्थान। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो। इतनी माताएं बहनें यहाँ पे राजस्थान विद्यापीठ के इस शानदार कवि सम्मेलन में अभी तक उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात कि कवि सम्मेलन हमने कई सारे किए, कई महाविद्यालयों के हमने कवि सम्मेलन किए, लेकिन वहां के कुलाधिपति आते हैं, वहां के डीसी साहब आते हैं, कुछ देर बैठते हैं, दीपक जलाते हैं, माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आज आप आखिर तक बैठे हुए हैं। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो। स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। मन दीजिएगा अपना, इतनी माताएं बहनें हैं। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। हाड़ी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो। उजला अंबर राजस्थान, आपकी तालियां कमजोर है। उजला अंबर राजस्थान, वीर सलंबर राजस्थान, शौरित माटी राजस्थान, हल्दी घाटी राजस्थान। लेकिन बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, पूरे राजस्थान का इतिहास आप तराजू के एक पलड़े में रख दे, दूसरे में सिर्फ मेवाड़ का इतिहास रखते। मेरा दावा है मेवाड़ के इतिहास का आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है। हाँ, पानीदार कहानी है। प्राण जाए पर वचन जाए, राजस्थानी पानी है। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। अगर आपकी चेतना में, आपकी स्मृतियों में एक विस्फोट हो जाए तो उसे तालियों की शक्ल में तब्दील कीजिएगा। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती है। हाँ, धरती ही सह सकती है। बोला कड़कड़ राजस्थान, ऐसा नहीं, एक साथ बोला कड़कड़ राजस्थान, धन्य पोकरण राजस्थान, सबसे न्यारा राजस्थान, थारा मारा राजस्थान। और ये आखिरी पंक्तियां पढ़ के आपके बीच से अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। शायद मुझे, ये मेरा अहंकार भी हो सकता है, ईश्वर न करे, मां सरस्वती न करे मुझे इतना अहंकार दे, किंतु पहली पंक्ति पे जब मैंने अपने शहर में पहली पंक्ति सुनाई, चाहे वो लोक कला मंडल भी हो,
वहां पे पहली पंक्ति पे ताली आई, जबकि होता ऐसा है कि आखिरी पंक्ति पे आती है। पता नहीं है मां सरस्वती ने मुझसे लिखवा दी है, आप सब तक पहुंचा। सुनिए, झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं। जब तक ताली नहीं आ जाए हाथ ऊपर ही रहेगा। झीलों की नगरी के, ये मैंने नहीं लिखा, ये आपने लिखा है, मैंने गा दिया है। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं, हाँ स्वर्ग मिले ठुकराता हूं। इस मिट्टी में जन्म लिया है, गीत यहाँ के गाता हूं। हल्दी घाटी की महिमा पर दिल्ली भी शर्मिंदा है। अगर आप पीछे तक जितने लोग बैठे हैं उनका मन मिल जाएगा तो मेरा मन रह जाएगा। हल्दी घाटी की महिमा पर दिल्ली भी शर्मिंदा है। हम मेवाड़ी लोग हमारी आन बान पे जिंदा है। तो गढ़ चित्तौड़ो राजस्थान, राजस्थान जरा बोल दीजिए अपने मुंह से एक बार। गढ़ चित्तौड़ो नीलो घोड़ो घर घर गंगा अमर तिरंगा मीठा शरबत आबू पर्वत राजस्थान, घर घर गंगा राजस्थान, अमर तिरंगा राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साथियों, और कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने उनको अपने पास में संघर्ष के दिनों में भी सुना, दिल्ली के कवि सम्मेलन में, कोटा के आसपास के कवि सम्मेलन में। लेकिन सुरेश अलवेला थोड़े से दिनों के बाद में लाफ्टर 4 का सीजन आया, जब एक दुबला पतला सा लड़का हुआ करता था और वो कभी तो मल्लिका शेरावत पे, कभी और कुछ चीजों पे, सामने शत्रुघ्न सिन्हा बैठते थे, बाजी बैठते थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार उस स्टूडियो में बैठते थे और पूरे देश के सामने वो विनर रहे। और उन्होंने ही, चूंकि राजस्थान की धरती कोटा से जुड़े हुए हैं, मुंबई चले गए, उन्होंने वो यश कीर्ति इस धरती की है, इस पताका को जरा और बड़ा कर दिया। वे आयु में छोटे हैं, प्रतिभा में और कीर्ति में और नाम में, यश में काफी आगे हैं। मैं ज्यादा कुछ कहूंगा तो भी समय नष्ट होगा, लेकिन मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है सुरेश अलवेला। मैंने उनसे कहा कि हम एक कवि सम्मेलन याद कर रहे हैं, उन्होंने ये तक नहीं पूछा जबकि मैंने कहा कि मेरे माता पिता जिस संस्थान में थे, मैं उस संस्थान में एक कवि सम्मेलन करने जा रहा हूँ। यकीन मानिए वो लाखों रुपए लेते हैं कवि सम्मेलनों में, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मैं आ रहा हूँ ये कह दिया, आ रहा हूँ। ये कैमरे वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, आप भी खींचो। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा सर जिससे दिमाग पे लोड पड़े। जिनके जूतियों की चरमराहट से दिल्ली का सिंहासन डोल जाता था, मैं महाराणा प्रताप की उस धरती को प्रणाम करता हूं। और मैं पल में बैठे उस महाराणा प्रताप के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि मेरी मां की निशानी तुझको अर्पण कर नहीं सकता, तेरी यादों की दीवारों को दर्पण कर नहीं सकता। मेरी मां की निशानी तुझको अर्पण कर नहीं सकता। मेरा ये जिस्म गर मिट्टी में मिलता है तो मिल जाए, मैं बाजी हार सकता हूं, समर्पण कर नहीं सकता। तो हालांकि मैं कोई बात नहीं करूंगा आपके बीच में जिससे दिमाग पे लोड पड़े। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल हंसी मजाक का आदमी हूँ। एक हमने 5 पांडव बुलाए थे, भीम गया तो गया, कोई बात नहीं। मैं आपके बीच में ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हमारे आजाद भाई कह रहे थे, बोले कि हम मेवाड़ वाले राजस्थान का इतिहास एक तराजू में रख दो, मेवाड़ का एक में रख दो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें यार मैं सवाई माधोपुर में पैदा हुआ, इसमें मेरा क्या दोष है भाई? ये तो क्या है कि आपके माता पिता की टाइम यहाँ पे ठीक बैठी, मेरे माता पिता की वहाँ पे ठीक बैठी, मैं वहाँ पैदा हो गया, इसमें कोई
ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। हम सब राजस्थान के हैं, सब बड़े भाई हैं। आदरणीय हमारे गुजर साहब बैठे हैं, ये कह रहे थे आजाद जी कि मैं मुंबई से आया हूँ। मैं मुंबई से नहीं आया भाई साहब, मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे आपके गुजर मीणाओं के इलाके जोत का बरवाड़ा से आया हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ। और आजकल में शिक्षा नगरी कोटा में मेरा घर है। आदरणीय सारंग देव साहब बैठे हैं, भंवर जी गुजर साहब बैठे हैं, माननीय माथुर साहब बैठे हैं, दादी साहब बैठे हैं। मैं शिक्षा नगरी से आया हूं, लेकिन ऐसा शिक्षा का संस्थान जिसने हिंदी कविता का यज्ञ किया और इतना अच्छा यज्ञ किया, इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत नहीं बुलाता, इनको खुद कभी फोन करके बुलाते हैं, बोले आ जाओ कवि सम्मेलन सुनने के लिए। ऐसे उदयपुर के श्रोता है। तो मैं आपके बीच में हालांकि ऐसी टेंशन की कोई बात नहीं करूंगा, देश में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। मैं आपको बताऊं भाई साहब, याकूब मेनन को फांसी हुई तो ये हिंदुस्तान का मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। ये कौन बोला? ये देश का मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी है, उससे भी दुखद बात है। और कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? देखो मैं आपके सबके चेहरे पे मुस्कान चाहता हूं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं तो बहुत डरा हुआ था कि कवि सम्मेलन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन जब हमारे भाई अर्जुन अल्हड़ ने ये प्रोग्राम देशभक्ति के साथ शुरू किया, तो क्योंकि हास्य से काम नहीं हो रहा था तो उसको देशभक्ति का पुत लाना पड़ा, तो लाया देशभक्ति का पुत। तो कवि सम्मेलन ऊपर उठा और इसके लिए बहुत अच्छा, और बोलना चाहिए देशभक्ति की बात, बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, ए मेरी जमीन, रग रग में तेरा इश्क बहे, नस नस में तेरा इश्क बहे। जैसे गाने लिखने वाले हमारे बड़े भाई मोहन मुंतजिर को हिंदुस्तान में गालियां दी जाती है, और अपना टाइम आएगा, नंगा ही तो आया था क्या लेके जाएगा। जैसे गानों को जब फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है तब बोलना पड़ता है देश में। एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया, एक चिड़ियाघर को देखने गया, उस अंग्रेज को देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा। अंग्रेज ने अपनी जेब में से बिस्किट निकाले, उस कुत्ते को डाल दिए, और वो कुत्ता उस अंग्रेज के तलवे चाटने लग गया। अंग्रेज चिड़ियाघर के अंदर गया तो एक शेर उस अंग्रेज को देखकर दहाड़ने लगा। अंग्रेज ने वैसा ही किया, अपनी जेब में से बिस्किट निकाले, उस शेर को डाल दिए, लेकिन शेर ने वे बिस्किट नहीं खाए। मजबूरी थी उस शेर की कि उसके गले में जंजीर बंधी थी। तब सिगरेट का कश खींचते हुए उस अंग्रेज ने टिप्पणी की कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां तलवे चाटने वाले कुत्ते बाजार में घूमते हैं और दहाड़ने वाले दिनेश जैसे शेरों के गले में जंजीरें डाली जाती हैं। अब बोलना, वाह क्या बात। मैं आपको बताऊं भाई साहब, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं, न मैं भाजपा का आदमी हूँ, न मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं मेरी लुगाई का आदमी हूँ और मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ, सारंग साहब हम जो कवि, सारंग देव साहब हम जो कवि होते हैं वो 50% पागल होते हैं, सही बता रहा हूँ, क्योंकि 100% पागल तो वो होता है जो कवि सम्मेलन करवाता है। देखो मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग, मेरे जितना दिमागदार आदमी आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। चाहे आप मोमबत्ती लेके ढूंढो, चिराग लेके ढूंढो, नहीं मिलेगा। मैं तो एक दिन एक अंग्रेज मिल गया मेरे को, अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस।
बोला सही बता इंग्लिश आती है क्या? मैंने कहा तो पूछ तो सही। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में याद दिला। अब इतनी थी तो मेरे को आती थी सर, तो मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी। अब अंग्रेज भी पट्टा डेढ़ छाना, बोला इसको इंग्लिश में वापस वही भेज। अब भाई साहब ये वाली मेरे को नहीं आई, लेकिन मैं भी राजस्थान का, भगवान का समझ आया भाई, जितना तुम्हारे अंदर टोटल दिमाग हो तब मेरा खराब ही रहता है। अंग्रेज बोला इस लड़की को वापस इंग्लिश में वहां भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं आती थी, लेकिन मैं इंटेलिजेंट आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है भाई साहब। लोग बिना बात में पागल हो रहे। अभी हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हमारा विक्रम चांद पे जाने से हम 2 किलोमीटर से चूक गए, तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए। ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लगे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए है, वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं केवल 8वीं पास हूं। और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। ये कोई इसमें ताली बजाने की बात नहीं थी। बात ये है कि ये जो बोल रहे हैं बेवकूफ, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, 2 किलोमीटर से चूक गए। एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार नहीं बोल रहे, बोले जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे पहुंच जाएंगे चांद पे यार, एक बार कोशिश की है, दूसरी बार में पहुंच जाएंगे। लोग बिना बात की बातें करते हैं। मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट आदमी हूं। मेरे जितना इंटेलिजेंट आदमी आपको, ज्यादा पढ़े लिखने से कोई फायदा नहीं है भाई साहब। आप कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन अगर आपको माँ के हाथ की रोटी से ज्यादा स्वाद पिज्जा, चाउमीन और बर्गर में आने लग जाए तो आपका पढ़ना लिखना बेकार। आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए। फालतू में हमने इतनी टेंशन पाल रखी है, पाकिस्तान की टेंशन पाल रखी है, कश्मीर की टेंशन पाल रखी है। ये पाकिस्तान के लिए भाई साहब ज्यादा दिमाग लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो हिंदुस्तान का केवल एक आदमी काफी। ये जो कहते हैं ना, बोलो पाकिस्तान के लिए नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है, ये सब बेवकूफ बात है। हिंदुस्तान का केवल एक आदमी है जो पाकिस्तान को 5 मिनट में सल्टा सकता है, और उस आदमी का नाम है परम पूजनीय राहुल गांधी। क्योंकि जिसने 100 साल पुरानी कांग्रेस को सल्टा दिया। उनके खा लगा पाकिस्तान, उसको दो ना टेंडर पर, कोई दे ही नहीं। देखो आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, फालतू बातों में कुछ नहीं रखा। किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं पड़ा, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं आपकी महफिल को मुगलों के शासन में घटाएं काली छाई थी। जब मुगलों के शासन, भाई साहब वो तो कोई फोटो कितनी खींचोगे, आपका मेमोरी कार्ड खत्म हो जाएगा। जब मुगलों के शासन में घटाएं काली छाई थी, याद करो राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी।
एक अकेले सैनिक ने जब दुश्मन को ललकारा था, ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर डायर को मारा था। अरे धन्य है वो भरत जिसने सिंह का जबड़ा उखाड़ कर रख दिया और शब्द भेदी कला में दक्ष पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का पक्ष उखाड़ कर रख दिया। वाह क्या बात, जिंदाबाद। लेकिन ये मेरा काम नहीं है, ये आपका, ये दर्शक कभी बुलाना चाहिए था आपने, लेकिन आपने नहीं बुलाया। आजाद के हमारे बड़े भाई, हम किसी भी कवि सम्मेलन में लाने से पहले इनको 1 घंटा साबुन से धोते हैं, फिर 2 घंटे उस साबुन को धोते हैं जिससे इनको धोया था। और श्वेता जी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा और आपकी बहुत बहुत तारीफ है। एक बार श्वेता जी के लिए आप जोरदार तालियां बजा दो। और मेकअप करके आइए, वो इतना क्रीम पाउडर लगा के आई है, भगवान कसम मेरा तो बगल में बैठे बैठे कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा था। लेकिन आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और क्या हो गया, नाराज मत हो, क्षमा चाहते हैं आपसे अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची। तो बहुत अच्छा आपने पढ़ा, मैं तो तारीफ ही कर रहा था आपकी, लेकिन मैं हास्य रस का कवि हूँ तो मेरे को बात थोड़ी घुमा के बोलनी पड़ती है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। बहुत बढ़िया हमारे अर्जुन भाई ने भी पढ़ा और दीपक जी ने भी पढ़ा। देखो आदमी को मस्त रहना चाहिए हमेशा। हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब अभी अभी नई पिक्चर देख के आ रहा हूँ थिएटर में, सलमान खान की। आप बोलो तो आपको स्टोरी सुना। अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई, 5 घंटे तक तो उसका इंटरवल ही नहीं है। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, अपने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब बहुत बेरोजगार चल रहा हूँ, कोरोना के बाद से, तो थोड़ा कोई काम धंधा हो तो बताओ। तो दुकानदार ने उससे कहा यार एक काम करिए, 10 महाभारत है, जाए इनको घर घर बेच किया। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। और फिर बोला भाई साहब वो तो यूं ही बिकी, थोड़ी ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 50 महाभारत, वो फिर 1 घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब वो भी यूं ही बिकी, थोड़ी और दो। दुकानदार ने उसको 200 महाभारत दी, वो फिर 1 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले यार ये 200 महाभारत बेचने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है, 100 साल लग जाते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है तो भी नहीं बिकती। तू जाता है 1 घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब उसमें करना क्या है, घर घर जाता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ और कहता हूँ कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। एक दिन फिर आ गया, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी रामायण महाभारत, सब बेचना बंद, अब तो मेरी नई नौकरी लगी। मैंने कहा नई नौकरी किस में लगी तेरी? बोला भाई साहब रेलवे में लगी है। मैंने कहा रेलवे में क्या करेगा, रेलवे में किस चीज की नौकरी लगी है तेरी भाई, तू ड्राइवर है कि क्या है? बोला भाई साहब रेलवे में अनाउंसमेंट करने की नौकरी है। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी। एक दिन वो क्रिकेट का मैच
लिए चला गया। अब क्रिकेट के मैच में उसको डायरेक्ट कप्तान बना दिया। कप्तान बनाया तो उसने सिक्का उछाला एम्पायर ने। अब क्रिकेट के मैच में सिक्का जैसे ही उछाला तो बोला मान क्या मांगेगा, हेड मांगेगा कि टेल मांगेगा। जैसे ही सिक्का उछाला बोला क्रिकेट अभी वो आईपीएल देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्रिकेट का मैच देखो, आईपीएल देख के, अब उसमें एक खिलाड़ी कोई वेस्ट इंडीज का है, एक इंग्लैंड का है, कोई इंडिया का है, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि मैं टीवी पे देखता हूं, अब मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो मेरे को इंग्लैंड वाला नहीं दिखता, और घटाता हूं तो वेस्ट इंडीज वाला नहीं दिखता। करूं तो करूं क्या, समझ में ही नहीं आता। हो भरत ने त्याग किया, ऐसा बलिदान किया, राम जी के राज को चलाने लगी जूतियां। हमारे देश का एक जवान कुलभूषण जाधव जो पाकिस्तान की जेल में बंद थे, उनकी पत्नी जब पाकिस्तान की जेल में उनसे मिलने गई तो पाकिस्तान वालों ने कुलभूषण जाधव की पत्नी की जूतियां उतरवाई। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की कि पाकिस्तान वालों ने कुलभूषण जाधव की पत्नी की जूतियां क्यों चुराई। कि भारत ने त्याग किया, ऐसा बलिदान किया, राम जी के राज को चलाने लगी जूतियां। जब नारियों को कोई हथियार ना मिला तो आशिकों की चांद को सजाने लगी जूतियां। तो हम क्या बखान करे, कैसे गुणगान करे, पाक जैसे देश को भी भाने लगी जूतियां। और अब आपकी तालियां चाहता हूं। तो हम क्या बखान करे, कैसे गुणगान करे, पाक जैसे देश को भी भाने लगी जूतियां। और शादियों में सालियों का काम था चुराना, पर आजकल साले भी चुराने लगे जूतियां। शादियों मेरे क्या है, बीच में कोविड-19 हो गया था तो उससे थोड़ी सांस वास में दिक्कत आती है, लेकिन आप टेंशन मत लो, आप जब तक सुनोगे मैं सुनाऊंगा। ओ मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से। मिलती थी रोज मुरारी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे। हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। और आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो मैं पूरे सदन की तालियां चाहता हूं। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। हम रह गए अटल बिहारी से, मिलती थी रोज मुरारी। कि होती है धरा और आसमान लड़कियां। मैं एक नारी शक्ति पर एक कविता आपको सुनाना कि लॉकडाउन लगा तो प्रकृति शुद्ध हो गई। मैं तो कहता हूं भाई साहब कि बॉलीवुड को परमानेंट बंद कर दो, संस्कृति भी शुद्ध हो जाएगी। होती है धरा और आसमान लड़कियां, पावन पुनीत ब्रह्मा का विधान लड़कियां। होती है सरस्वती सी प्रणम में लड़कियां, अद्भुत अटूट साहसी अदम्य लड़कियां।
उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियां, मेरे लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां। गंगा का ज्ञान भारती का भाल है लड़की, दुर्गा का रूप काल का कपाल है लड़की, राणा का भाल और शिवा की ढाल है लड़की, आदि अनंत अंत से विशाल है लड़की, पावन पुनीत प्रणव में गायत्री है लड़की, पत्नी की प्रतिज्ञा है तो सावित्री है लड़की, ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति का वरदान है लड़की, माता है अगर रूप तो भगवान है लड़की। बहुत वाह 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 वाह, क्या बात। अभी इंडिया वालों ने वैक्सीन बनाई, तो वैक्सीन बनाई तो हमारे देश में घोषणा हुई कि वैक्सीन विदेशों में भेजी जाएगी। तो मैंने कहा कि विदेशों में काहे को भेजते हो, पहले तो हमारे हिंदुस्तान के जितने लोग हैं उनको लगाओ, और विदेशों में कुछ नहीं, देसी दारू का एक क्वार्टर खरीदो, वैक्सीन में भर के भेज दो, अंग्रेज लगा के घूमते भी रहेंगे और झूमते भी रहेंगे। क्योंकि एक बात सुनो क्या कह रहे हैं, मैं बात सही कह रहा हूं, बात सुननी चाहिए। एक बार बताओ यार सर, जब वो हमको 20 रुपए के चिप्स के पैकेट में 18 रुपए की हवा भर के बेच सकते हैं, तो फिर हम उनको देसी का क्वार्टर वैक्सीन में लगा के क्यों नहीं बेच सकते? भाई जैसा देश हो, मैं तो आपको बताऊं, मैं तो इंटेलिजेंट आदमी, वैसा दिमाग से काम करता हूं। मैं जब 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था तो हमसे मास्टर पूछता है ऐसे था, मान ले बेटा तेरे हाथ में 5 लड्डू है। मैंने कहा सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। बोला मान लेना यार, तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मान लो। तो मास्टर बोला मान ले बेटा तेरे दूसरे हाथ में भी 5 लड्डू है। मैंने कहा सर अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला यार मान ले तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मान लियो। तो मास्टर बोला अब बता बेटा तेरे इस हाथ में भी 5 लड्डू और इस हाथ में भी 5 लड्डू, अब बता दोनों मिला के टोटल कितने लड्डू हुए। मैंने कहा सर 7.5। बोला तेरे को इतनी सी गिनती नहीं आती 5 और 5 कितने होते हैं। मैंने कहा 7.5 मान ले, तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैं आपसे सबसे पूछता हूँ कि विगत 3 वर्षों के बाद में हमने चौथे वर्ष में राजस्थान विद्यापीठ की तरफ से एक कवि सम्मेलन पुनः आयोजित किया है। आपको आज का ये पूरा कवि सम्मेलन कैसा लगा है बताइए। आपकी हवा में लहराती हुई तालियां जो है इस कैमरे में कैद होकर साक्षी है इस बात की कि जितने कवि आप पटल पर राजस्थान विद्यापीठ में आमंत्रित किए थे वो सारे के सारे कवि आपके जिले तक पहुंच पाए। हम इस कवि सम्मेलन का समापन नहीं कर रहे हैं, इस वर्ष के लिए इसको स्थगित कर रहे हैं। 2022 में हम पुनः इसकी शुरुआत करेंगे। मैं आदरणीय वीसी साहब से अनुरोध करूंगा कि पूरे कवि सम्मेलन में 2 शब्द वो अपनी तरफ से कह दें, फिर हम धन्यवाद की रस्म के बाद में यहाँ से बाहर विदा होंगे। सम्मानित मंच और सभी श्रोतागण, आप सभी की तालियां इस बात की गवाह है कि आज जो हास्य कवि सम्मेलन हुआ हम सभी बहुत ही लाभान्वित हुए। हमने बहुत ही आपसे खुशियां बटोरी और साथ ही आपका बहुत ही सर्वश्रेष्ठ अपना काव्य पाठ रहा, जो हमारी मेवाड़ का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, हमारी परंपराएं, हमारे जो मूल्य हैं, उन सभी को आपने कवरेज करते हुए अपनी बात कही। हम सभी आपके प्रति बहुत आभारी हैं। आपने समय निकालकर यहाँ पधारे और एक बहुत अच्छा खुशनुमा वातावरण तैयार किया। मैं व्यक्तिशः एज ए कुलपति और इस संस्थान की ओर से आप सभी को मैं साधुवाद अर्पित करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि ये सिलसिला जो है, जैसा कि भाई कविराज आदर्श ने बताया, ये प्रोग्राम हम स्थगित कर रहे हैं। तो स्थगित जो पोस्टपोन होता है वो कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो निश्चित ही साल में कम से कम ऐसे 2 प्रोग्राम होना चाहिए जिससे हम ऊर्जा से उत्प्रोत होकर हमारे काम को गति दे सकें। और आज जो प्रोग्राम हुआ है, मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और क्योंकि हम अब
वापस उसी गति से हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ाना चाहेंगे। हम जिस तरह से ऑनलाइन थे अब ऑफलाइन हो रहे हैं, तो ऑफलाइन में क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा गति और ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वो आज हम निश्चय हुए हैं। मैं नाम न लेते हुए आप सभी 85 कवियों का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से आजाद शत्रु जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपनी एक सूत्रधार के रूप में इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें प्रेरित किया। मैंने आपको बहुत ही लंबे समय से बातचीत कर रहा था, लेकिन कभी कभी काम से मेरी आपसे बात नहीं हो पाती, तो इस तरह से बहुत एक शॉर्ट नोटिस पे आप सभी को एकत्रित करके और आप सभी 85 सभी कवियों ने और श्वेता सिंह सभी ने बहुत अच्छी अपनी कविता पाठ किया। किसी का कोई मैं कह सकता हूँ कि कवियों का एक रहता है कि बहुत सी बार थोड़ा इधर उधर जाने के लिए, लेकिन हमने आपको हर वाक्य पे हमने बहुत अपने आप को आप में मिलाते हुए आनंद लिया, और आशा करता हूँ कि आपने भी हम तालियों से आनंद लिया होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत समय हो चुका है, एक बार मैं आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।